मैं क्या बोलूं, कितना बोलूं और अब क्या सुने, यह भी अगर सरकार तय करने लगे तो क्या हम वाकई में आज़ाद हैं? क्या यह सच में हमें आपको बोलने की यानी कि व्यक्ति की आज़ादी हुई? क्या सच में लोकतंत्र का कोई मतलब बचेगा? यह वह सवाल है जो इन दिनों फिर से उठ खड़े हुए हैं। क्या आपने ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में जानकारी ले ली है? गोदी मीडिया में पूरी तरह से शिकंजा कसने के बाद अब सरकार ने स्वतंत्र आवाज को बंद करने की पूरी तैयारी कर ली है। यह कैसा विश्वगुरु है जिसमें पारंपरिक मीडिया में लगाम लगाने के बाद भी स्वतंत्र तरीके से दो चार लोगों के बोलने पर भी सरकारों को घबराहट महसूस होने लगी है। आजाद देश का एक आजाद नागरिक, एक आजाद मतदाता और एक आजाद दर्शक यह कैसे सह पाएगा कि लोकतांत्रिक सरकार इस स्वतंत्र आवाज को बंद कर दे? सरकारी विज्ञापन पर ना पलने वाले स्वतंत्र मीडिया संस्थान और यूट्यूबर्स पर लगाम लगाकर सरकार ऐसी संस्थाओं का ही मुंह चुप नहीं करेंगे, बल्कि एक स्वतंत्र नागरिक के मुंह पर भी ताला लगा दिया जाएगा। दरअसल एक बार फिर से चर्चा गर्म है कि सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल ला रही है। सुगबुगाहट है कि जल्द ही इसे लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सरकार की इस प्रस्तावित बिल का नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह पेपर तो लीक नहीं हुआ है, लेकिन छन छन कर जो खबरें आ रही हैं उससे इस बात के संकेत मिलते कि सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल का दायरा बढ़ाने जा रही है। तो नया ब्रॉडकास्टिंग बिल क्या है, किसके लिए है, क्यों सरकार इसे लाने पर तुली हुई है, कब से इसके लिए माहौल तैयार किया जा रहा था और इससे किसको फायदा और किसका नुकसान होने वाला है? उपलब्ध सूचनाओं और सूत्रों की जानकारी के आधार पर हम इन सब सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बिल 3 दशक से भी ज़्यादा पुराने केबल टीवी नेटवर्क एक्ट की जगह लेगा, लेकिन इसके दायरे में अब सिर्फ केबल टीवी नहीं बल्कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूबर्स और इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर भी आने वाले हैं। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनके पीछे सरकार काफ़ी दिन से पड़ी है, यानी सरकार की खबर देने और लेने वालों की। बिल की नई परिभाषा के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो किसी भी धंधे, पेशावर या कमर्शियल एक्टिविटी के हिस्से के रूप में ऑनलाइन समाचार पत्र, समाचार पोर्टल, वेबसाइट, सोशल मीडिया या अन्य किसी साधन के जरिए समाचार और समसामयिक विषयों के कार्यक्रम प्रसारित करता है, वह डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर है। इसमें अखबारों के ई-पेपर शामिल नहीं है। प्रस्तावित बिल में समाचार और समसामयिक मामलों के कार्यक्रम की 2 परिभाषाएं हैं। पहले, हाल ही में घटित घटनाओं के बारे में लिखे गए लेख, ऑडियो, वीडियो या ऐसे लाइव कार्यक्रम जिसमें कि विश्लेषण भी शामिल है, जो कि मुख्य रूप से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक प्रकृति के हो। और दूसरी, कोई भी प्रसारित या पुनः प्रसारित कार्यक्रम जहां ऐसे कार्यक्रमों का संदर्भ, उद्देश्य और अर्थ पहले परिभाषा का ही संकेत देता हो। इस बिल को देखने के बाद यह लगता है कि इसके दायरे में लगभग हर वह शख्स है जो कि कंटेंट बना रहा है, चाहे वह रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम जैसे शख्स हो या फिर सोशल मीडिया में सक्रिय आम इंसान। लेकिन सिर्फ यही नहीं, सरकार कह रही है कि विश्लेषण भी इसके दायरे पे होगा, यानी सिर्फ खबर देने पर नजर नहीं है, बल्कि सरकार की नजर उसके विश्लेषण पर भी होगी, या ऐसे अन्य कार्यक्रम जहां लोग समसामयिक विषयों पर खुलकर चर्चा करते हैं, वह भी इसके दायरे में होंगे। आपको लग रहा होगा कि क्या परिभाषा में आना कोई चिंताजनक बात है? तो इसका जवाब है नहीं। असल समस्या यह है कि बिल में प्रस्ताव है कि इन व्यक्तिगत कंटेंट क्रिएटर को प्रोग्राम कोड यानी कार्यक्रम के लिए तय कुछ नियमों और विज्ञापन नियमों का पालन करना होगा। यह नियम क्या होंगे यह सरकार तय करेगी। हमें मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने 46 पन्नों के बिल में करीब 83 बार ऐसा लिखा है कि यह बात तय हो जाएगी, पूरा 83 बार लिखा हुआ अभी तक तय नहीं हुई है। इससे लगता है कि सरकार तमाम लोगों को कानून के दायरे में खरीदना चाहती है, पर क्यों, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। खबरों के अलावा सरकार की नजर अब OTT और कंटेंट क्रिएटर्स पर भी है। उल्टे सीधे प्रैंक करने वाले हो या मजाक के बहाने सरकार पर सवाल उठाने वाले, या फिर आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है यह बताने वाले, और तो और आपको हंसाने, गुदगुदाने और कभी डराने और दिल बहलाने वाले OTT प्लेटफॉर्म भी इस बिल के दायरे पे आ जाएंगे। इन सबको भी उन नियमों का पालन करना होगा जो सरकार तय करेगी। तो सरकार ने और क्या तय किया है? आप भी सोच रहे होंगे कि सरकार ने आखिर कुछ तय भी किया है या नहीं। सरकार ने जो चीज़ तय कर दी है उसमें पहला यह है कि सारा मामला 3 स्तर पर होगा। पहले स्तर पर आप खुद होंगे, आप नज़र रखेंगे, और अगर किसी को आपके कंटेंट से शिकायत है तो उसे दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसे ग्रीवेंस रिडेसल कहा गया है। दूसरा स्तर एक संस्था के गठन का प्रावधान है, जो कि पहले स्तर पर शिकायत का निपटारा नहीं होने पर विवाद अपने हाथों पे ले लेगी। इस संस्था को सरकार के पास
रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह संस्था आप पर उन नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना कर सकेगी या आपकी सदस्यता को भी रद्द कर सकती है। यह सारी प्रक्रिया सरकार सही वक्त आने पर तय करेगी। तीसरा स्तर स्वयं सरकार होगी। अपने किसी अधिकारी के जरिए सरकार शिकायत आने पर जांच कर सकती है, आपके कंप्यूटर लैपटॉप जब्त कर सकती है और इससे भी ज़्यादा गड़बड़ लगा तो आपके ऊपर जुर्माना या आपको जेल भी दे सकती है। इसके अलावा सरकार ने इस बिल के तहत एक और प्रावधान जोड़ा है, वह है एक्सेसिबिलिटी, यानी उन लोगों के लिए आपका कंटेंट पढ़ना, देखना, सुनना आसान होना चाहिए जो किसी तरीके से अक्षम या दिव्यांग है। बड़े संस्थानों को छोड़ दें तो किसी एक शख्स के लिए यह नियम काफ़ी भारी भरकम बोझ बन सकते हैं। कम संसाधनों में काम करने वाला कोई शख्स इन नियमों का पालन कैसे करेगा, इस बारे में सरकार ने सोचा या जानबूझकर सोचना नहीं चाहती, हमें नहीं पता। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा कि सरकार ब्रॉडकास्ट बिल के नाम पर इतने सख्त नियम ला रही है। तो हम आपकी याददाश्त को भी ताज़ा कर देते हैं। आज हमारे देश की 70% से ज़्यादा आबादी समाचार के लिए ऑनलाइन माध्यमों पर निर्भर है, यानी खबरें और सूचनाएं इंटरनेट पर देखी, पढ़ी और सुनी जा रही हैं। कोरोना के वक्त तो यह आंकड़ा 84% तक चला गया था। तो साफ है कि इंटरनेट की ताकत बड़ी हो चली है और सरकार की नज़र भी टेढ़ी हो चली है। सरकार से सवाल पूछने वाले कुछ व्यक्तिगत कंटेंट क्रिएटर और डिजिटल मीडिया संस्थानों पर लगाम कसने की शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी। साल 2018 में जब स्मृति ईरानी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी तब पहली बार प्रयास हुआ, जिसका मीडिया के तमाम साथियों ने विरोध किया। इसके बाद मंत्री जी की मंत्रालय को बदल दिया गया। कुर्सी बदलते ही यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया। फिर साल 2021 की शुरुआत में भाजपा के वरिष्ठ नेता राम माधव अपनी किताब के विमोचन के मौके पर बोले कि सोशल मीडिया के पास तो सरकारें गिरा देने की ताकत है, इससे जरूरी है कि उनके लिए भी कुछ नियम हो। फिर आईटी एक्ट के नए नियम आ गए। तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि यह नियम डिजिटल मीडिया पर भी, प्रकाशित समाचारों पर भी लागू होना चाहिए, जिससे कि उन्हें पारंपरिक मीडिया के स्तर का बनाया जा सके। और पारंपरिक मीडिया की हालात तो आप जानते ही हैं कि उनका हाल क्या हो चुका है, नियमों के चक्कर में चरण वंदना। खैर आगे बढ़ते हैं। अगले साल एक बार फिर से सूचना प्रसारण मंत्री बदल दिए गए और इस बार अनुराग ठाकुर मंत्री बने, लेकिन अनुराग ठाकुर का राग वही पुराना रहा। डिजिटल मीडिया को कैसे कानूनी जामा पहनाया जाए, इसके लिए उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए नियम लाने की तैयारी कर रही है। फिर 2023 में कानूनों का एक ड्राफ्ट आया जिसका जमकर विरोध हुआ। इस पर आपत्ति जताई गई और जनता के बीच विरोधों का स्वर बढ़ता चला गया। इसी बीच 18वीं लोकसभा के चुनाव आ गए। चुनाव बीत भी गए, नई सरकार आ गई और सूचना प्रसारण के नाम के नए मंत्री भी आ गए और एक बार फिर से यह पुराना मामला उठ खड़ा हुआ। लेकिन इस बार सिर्फ समाचार चैनलों या पत्रकारों तक नहीं, बल्कि हर उस शख्स पर सरकार हाथ डालना चाह रही थी जो किसी भी रूप में कैसा भी कंटेंट बना रहा है। तो बात फिर से यही आ गई कि मैं क्या बोलूं, कितना बोलूं और आप क्या सुने। यह सब सरकार तय करना चाहती है, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। आपको भी उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। अब तक भारत जो बहुत जल्द ही मनतंत्र के रूप में जाना जाने वाला है, उसे सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें कि जनता के जिम्मे पर आज़ाद है खबरें। जय हिंद।